आप सभी जल्दी से मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन, क्या आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब पूरी समझ आ गई? आर यू सेटिस्फाइड कि मैम हमें डीएनएफ ब्लॉक भी बहुत अच्छे से समझ आ गया और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से समझ आ गया? जल्दी से मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको इनऑर्गेनिक ऑल क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में हैशटैग ऑल क्लियर लिखेंगे, ठीक है? अब ध्यान से आप मेरी बातें सुनोगे और समझोगे। देखो, कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसका रिविजन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ रॉकेट रिविजन सेशन। अभी मैं आपको इनऑर्गेनिक करवाई थी मैंने, तो इनऑर्गेनिक का रॉकेट रिवीजन दे रही हूँ। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे उसी का आपको रॉकेट रिवीजन मिलता जाएगा। और प्रॉमिस मी कि आप लोग इसको डेली देखोगे। ये वीडियो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो और इसको कंप्लीट करोगे डेली बेसिस पे, जब तक आपको सारी चीज़ें याद नहीं आ जाती। आपको सारी चीज़ें याद होंगी अगर आप इस वीडियो को डेली देखोगे। बोलो प्रॉमिस करो प्रॉमिस। इन द चैट सेक्शन लिखो हैशटैग प्रॉमिस मैम, हम ये वीडियोस डेली देखेंगे। मैं सारी वीडियोस नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ रॉकेट रिवीजन की बात कर रही हूँ। आपको सारी टर्म्स याद होनी चाहिए, और वो याद कैसे होंगे? जब हम मल्टीपल टाइम्स उन चीज़ को बोलेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे, ठीक है? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग इस सेशन को मिस ना करें। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ठीक है? आप सेशन को लाइक करना ना भूलें। हम स्टार्ट कर रहे हैं अब रॉकेट रिवीजन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स आ रहे हैं हमारे सिलेबस में। कौन कौन से हैं जल्दी बताओ? वो है डीएनएफ ब्लॉक और दूसरा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो दोनों के मैंने 1 पेज शॉर्ट नोट्स बना के आपको दिए हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूंगी, ठीक है? लेकिन जो बच्चा टेलीग्राम पर कनेक्टेड नहीं है तो उसको वो पीडीएफ नहीं मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है? तो हम स्टार्ट करें अपना रॉकेट रिवीजन ऑफ डीएनएफ ब्लॉक, ठीक है? ओके, तो बेटा देखो, डीएनएफ ब्लॉक में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स है। उनको हमने 4 ब्लॉक में डिवाइड कर रखा था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। हमारे सिलेबस में जो फॉल हो रहा है वो डीएनएफ ब्लॉक है, ठीक है? अब डीएनएफ ब्लॉक की अगर हम बात करें तो वो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या थे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और 13 के बाद आपका अप टिल 18 पी ब्लॉक एलिमेंट था। डी ब्लॉक के अंदर ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मिलते हैं तो उसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। आया याद? ठीक है, अब ये बात आपको क्लियर होगी। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के होते हैं। 4th पीरियड ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट होते हैं। 4th, 5th, 6th, 7th पीरियड तक ये चलते हैं। 4th पीरियड में जो लाई करती है डी ब्लॉक की सीरीज उसे हम 3D सीरीज बोलते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं? 4D सीरीज, फिर 5D सीरीज और फिर 6D सीरीज। 4 सीरीज होती है जब आप ऐसे ऐसे मूव करते हो, है ना? जब आप इन पीरियड जा रहे हो उसे हम सीरीज भी बोलते हैं। अगर आप इन ग्रुप आ रहे हो तो उसे हम फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप याद रखोगे। अब बात आती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4s में भी होते हैं, 3D में भी होते हैं। अगर 3D सीरीज की बात करें तो इन जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम क्या लिखते हैं? NS0 से 2 n-1 d 1 to 10। जो आपके d में n-1 d में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर हो सकते हैं। और ns में अगर हम बात करें तो 0 से 2 तक कोई भी नंबर हो सकते हैं। हमने कॉमनली देखा था जैसे क्रोमियम की बात करते हैं तो ये आपका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो 4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन ये लेता है। फिर आपके पास कॉपर है, 4s1 3d10 कॉन्फ़िगरेशन में लाई करेगा बिकॉज फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली केस जिसमें ns में 0 इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन सा है? वो हमारा पैलेडियम है। तो 5s0 4d10 कॉन्फ़िगरेशन पैलेडियम लेता है। ओनली केस लिखो इन द कमेंट सेक्शन, ओनली केस जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स है
एस सब शेल में तो वो कौन सा है डी ब्लॉक का ओनली एलिमेंट, वो पैलेडियम पीडी है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जिनमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो मैंने वो भी मेंशन कर दी, ठीक। इसके बाद बात करते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोलते। तो जो एलिमेंट्स ट्रांजिशंस नहीं होते तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम नॉन ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। और ये वाले कौन से होते हैं एलिमेंट्स, जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड कॉपरनीशियम, CnB होता है, ठीक है। क्यों होते हैं नॉन ट्रांजिशन, क्योंकि इनके ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट में दोनों में फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आपके जो 12th ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे डी में, डी ब्लॉक में, तो वो हमारे क्या बोले जाएंगे, नॉन ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स बोले जाएंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी से बनते हैं डी ब्लॉक की। अगर हम बात करें तो हमने देखा था जो मेल्टिंग पॉइंट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का बेटा, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, उसकी वजह से क्या होता है, मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, उसकी वजह से ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको। जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में शार्प डिक्रीज देखने को मिलता है, वो किस में देखने को मिलता है, मैंगनीज में देखने को मिलता है। तो ये वाला कर्व मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, मैंगनीज पे डिप करेगा, फिर वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसके बाद एटॉमिक रेडियस की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे तो एटॉमिक रेडियस कम होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन 3D सीरीज में अगर हम बात करें तो पहले एटॉमिक रेडियस कम होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। किन किन के लिए, आयरन, कोबाल्ट, निकल के लिए कांस्टेंट हो जाता है और फिर वो बढ़ता है। तो ऐसा क्यों था, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था तो एटॉमिक रेडियस कम हो रहा था, फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ रहे थे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा था। बीच में जिनके कांस्टेंट एटॉमिक रेडियस है तो उसमें डी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस आउट हो रहा था। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो, आप ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ते हो। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है डी ब्लॉक एलिमेंट की, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, माने कि वो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देता है। जनरली क्यों दिखाता है, क्योंकि Ns और N-1d में कम एनर्जी गैप होता है, इसलिए वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। 3D सीरीज में बात करें तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की एग्जिस्ट करती है मैक्सिमम, एंड ओवरऑल डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो +8 एग्जिस्ट करते हैं, किसके लिए, रुथेनियम एंड ऑस्मियम के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और है कि एटॉमिक रेडियस में डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तो एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे लिए 4D और 5D सीरीज में एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट क्यों रहता है, हमारे लिए ये कांस्टेंट रहता है बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। याद आया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या था। चलिए, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की पढ़नी है। बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि मेटल का स्मॉल साइज है, दूसरी बात मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, इसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, मेटल के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, एंड मेटल अपने लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है क्योंकि वो लिगेंड के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में। तो मैंने यहाँ पे जितने भी आपको ये प्रॉपर्टी लिखवाई है उसके पीछे एक्सप्लेनेशन दे दी है छोटी छोटी। अब इसको बोर्ड्स में कैसे लिख के आना है तो उसमें आपको क्वेश्चन सीरीज देखनी पड़ेगी, ठीक। नेक्स्ट, वी ऑल नो दैट जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, डी ट्रांजिशन की वजह से बनाते हैं। इसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सीख चुके हैं। इसके बाद एलॉय फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि सिमिलर एटॉमिक रेडियस है तो मेटल्स जो है आपस में कंबाइन करके एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में एलॉय का फॉर्मेशन कर देते हैं। व्हाट इज एलॉय, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, है ना। इसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो मेटालिक रेडियस होती है उसके वॉइड्स में जो स्पेसिंग होती है उसमें छोटे छोटे एटम्स जाकर बैठ जाते हैं। छोटे छोटे एटम्स कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। कोई स्पेसिफिक स्टोशियोमेट्री में नहीं बैठते हैं बट जाके बैठ जाते हैं, स्पेसिंग में जाके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है। लेकिन उनकी कंडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, जल्दी बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। ये मैं पूछूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास पे, तो आप मुझे बताएंगे
जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं उनकी क्या कंडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है, आप मुझे बताएंगे इन द चैट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर या मेटल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक बोले जाते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो डायामैग्नेटिक बोले जाएंगे। और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर, ऑल क्लियर हो तो जल्दी से आप सेशन को लाइक करेंगे एंड चैट सेक्शन में लिखेंगे सुपर डुपर क्लियर। क्रिस्टल क्लियर आपको होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। चलिए, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो डेंसिटी है। अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज में इतना वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ती है। तो लेफ्ट टू राइट आपकी डेंसिटी बढ़ती है, निकल एंड कॉपर की बराबर से पाई जाती है, ऑलमोस्ट बराबर, लेकिन अगर आप बड़ा बोलोगे तो फिर आप थोड़ा सा कॉपर को ही बड़ा बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बढ़ती है। इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है और एक पोटेशियम परमैंगनेट होता है। इनमें क्या क्या करना है आपको, इनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, इनकी रिएक्शन प्रिपरेशन रिएक्शंस और इनकी केमिकल रिएक्शंस पता होनी चाहिए। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस जो रिडॉक्स रिएक्शंस हम लिखते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो पहला कंपाउंड आपको पढ़ना है वो कौन सा है, KMnO4 है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। आपको पर्पल कलर का ये सॉलिड मिलेगा, आपको मेडिकल शॉप पर भी ये मिल जाता है। इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ KMnO4। मैग्नेट परमैंगनेट आयन होता है MnO4-, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक ही पोटेशियम चाहिए, तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बोला जाता है। तो एज ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सारी जो रिएक्शंस है, प्रिपरेटरी रिएक्शंस, वो क्या करेंगे बेटा, याद रखेंगे। तो KMnO4 को कैसे बनाया जाता है, पायरोल्यूसाइड की प्रेजेंस को यूज़ करके बनाया जाता है। MnO2 में क्या डाला जाता है, KOH बेसिक मीडियम रखा जाता है और O2 डाला जाता है, तो इससे क्या मिल जाता है, K2MnO4 मिलता है। अभी ये पोटेशियम परमैंगनेट नहीं आया है ये, ठीक है। K2MnO4 जो मैग्नेट आयन है उसको आप एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो वो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन दिखाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका परमैंगनेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाएगा, साथ में आपको मैंगनीज डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो ये दो बैलेंस रिएक्शंस जो है आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। एवरीवन कर लेंगे। तो ये प्रिपरेशन रिएक्शन है KMnO4 की, किससे बनाया, MnO2 में बनाया। क्या डाल के बनाया बेटा, MnO2 में KOH एंड O2 डालना है, उससे पोटेशियम मैग्नेट मिलेगा। पोटेशियम मैग्नेट को एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट एंड क्या मिलेगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल नो दैट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अब मैग्नेट आयन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, माने कि वो सेल्फ रिडक्शन करता है, लेकिन 3 डिफरेंट मीडियम में रिएक्शन दिखा सकता है। ये एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन को दिखा सकता है। अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो परमैंगनेट आयन Mn+2 में कन्वर्ट होता है और ये वाली रिएक्शन वो फॉलो करता है। आपके सिलेबस में एसिडिक मीडियम में है और बेसिक मीडियम में है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे ये ज़रूर पूछ सकता है कि I- बताइए अल्कलाइन मीडियम में किस में कन्वर्ट होगा। अगर मैं I- को ऑक्सीडाइज करने चली तो वो आयोडेट आयन में कन्वर्ट होगा अल्कलाइन मीडियम में, लेकिन एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अब आपको इनके रिएक्शन जो बैलेंसिंग रिएक्शंस है वो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी, आप क्वेश्चन सेशन में भी देख सकते हो। दूसरा, मैग्नेट आयंस जो है, परमैंगनेट आयंस बैन 153 की तरह आप इसको याद कर सकते हो। माने कि परमैंगनेट आयन एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होगा तो 5 होगा इसका NF फैक्टर। तो एसिडिक मीडियम में बेटा इसका NF फैक्टर देखो कितना आ रहा है, एसिडिक मीडियम में इसका NF फैक्टर कितना आ रहा है, इसका NF फैक्टर आ रहा है 5,
है ना, और बेसिक मीडियम में NF फैक्टर आ रहा है 1, तो दैट मीन्स बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट होता है, और न्यूट्रल मीडियम में MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट होता है, तो N फैक्टर 3 आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम डिटेल में देख चुके थे। आयरन +2 को आयरन +3 में कन्वर्ट कर देगा, सल्फाइड को S2S में कन्वर्ट कर देगा, I- को I2 इन एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम में I- को आयोडेट आयन में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्जेलेट को CO2 में, SO2 को SO4 में। ऐसे आपका सारा कन्वर्जन्स जो है मैंने करवाया था। ठीक, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अभी। अच्छा, हमारा एक और है बेटा प्रिपरेशन मेथड फॉर डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन K2Cr2O7 इसे हम बोलते हैं। ऑरेंज कलर का ये होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन मुझे बताओ इन द चैट सेक्शन ये बेसिक मीडियम में रिएक्ट करता है, ये एसिडिक मीडियम में काम करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको मैंने बताया था ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ओनली इन एसिडिक मीडियम। तो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr+3 में कन्वर्ट होता है इन द एसिडिक मीडियम। ये इसका स्ट्रक्चर है, Cr2O7 2 माइनस, यहाँ पे माइनस लगा देना बेटा। ठीक है, और इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन ना बीच में से भी पूछ सकता है, आप क्या करोगे, जो आयरन डाइक्रोमेट है उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हो O2 की प्रेजेंस में, तो ये सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट होता है। सोडियम क्रोमेट को फिर हम एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो वो सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा, डाइक्रोमेट में KCl डाल देंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा। तो ये आपकी बैलेंस प्रिपरेटरी रिएक्शंस थी, किसकी, आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो ये बाय हार्टेडली याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, आपके पास जो आयरन डाइक्रोमेट है सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सेल्फ रिडक्शन। तो डाइक्रोमेट 6 इलेक्ट्रॉन्स 14H+ और कन्वर्ट होता है 2Cr+3 और 7H2O में। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है, जो क्रोमेट आयन है CrO4 2 माइनस, ये येलो कलर का होता है, जब आप इसको एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो वो ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में रखेंगे तो येलो कलर के क्रोमेट आयन में कन्वर्जन देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट आपका F ब्लॉक एलिमेंट्स है। F ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये ग्रुप 3 का पार्ट है, और लैंथेनॉइड सीरीज जो है वो 6th पीरियड का पार्ट है। एक्टिनॉइड सीरीज जो है वो 7th पीरियड का पार्ट है। तो ये मैंने बता दिया था, लेकिन इनका ग्रुप नंबर क्या रहता है, 3 ही रहता है। इसमें भी 14 एलिमेंट्स, इसमें भी 14 एलिमेंट्स। लैक्टिनॉइड के बाद लैंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट होती है, एक्टिनॉइड के बाद एक्टिनम के बाद एक्टिनॉइड सीरीज स्टार्ट होती है। ठीक है, क्लियर। फिर हमने देखा था जो लैंथेनॉइड है इनमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन +3 रहती है। डिपेंडिंग अपॉन दैट इनके वेरियस क्या हो सकती है, रिएक्शन हो सकती है। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो Ln2O3 टाइप के कंपाउंड बनाएगा। अगर हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो LnH3 बनेगा। अगर आप हैलोजन के साथ ट्रीट करोगे तो LnX3, देखो Ln के ऊपर +3 चार्ज आ रहा है। ठीक है, अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो लैंथेनॉइड और हाइड्रोक्साइड बनाएगा LnOH होल थ्राइस, और हाइड्रोजन गैस वो रिलीज करेगा। अगर आप कार्बन के साथ ट्रीट करते हैं तो लैंथेनॉइड कार्बाइड बनाता है जिसका फॉर्मूला LnC2 होता है। विद नाइट्रोजन इट विल फॉर्म Ln। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको रिएक्शंस में याद होनी चाहिए। इन जनरल अगर हम F ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो क्या होती है, NS2 N-1 D 0 या 1 तक जाती है, N-2 F 1 to 14 वारी करती है। फॉर लैंथेनॉइड्स ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 5d 0 से 1 4f 1 to 14 के बीच में वैरी करता है। ठीक है, जो GD गैलिडोनियम, जो GD गैडोलियम होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन 6s2 5d1 4f 7 रहती है।
इफ आई टॉक अबाउट एटॉमिक एंड आयनिक साइज, तो वी ऑल नो दैट लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज देखने को मिलता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से डिक्रीज देखने को मिलता है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो +3 ही रखता है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट वो +3 ही रखता है, लेकिन वो +2 एंड +4 भी दिखाते हैं। आपके जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर हम लैंथेनॉइड्स की, तो ये सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जो टार्निश हो जाते हैं रैपिडली इन एयर, ऑक्साइड की लेयरिंग हो जाती है। हार्डनेस इंक्रीज करती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। मेटालिक स्ट्रक्चर होते हैं इनके, और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, अदरवाइज वो कलरलेस होते हैं लैंथेनॉइड्स इन ऑल। अगर हम बात करें, अगर आपके पास Ln+3 फॉर्म में है तो वो कलर्ड होंगे, ठीक है। इसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो इन जनरल इनकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो लो होती है, क्योंकि Ln+3 फॉर्म में स्टेबल है। मिश मेटल जो एलॉय है वो क्या है, एलॉय ऑफ लैंथेनॉइड, जिसमें 95% लैंथेनॉइड मेटल्स यूज़ होते हैं। आपके पास आयरन यूज़ होता है 5% एंड रेस्ट आपके पास सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड अदर मेटल्स जो है, अदर नॉन मेटल्स यूज़ हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के क्या क्या कॉजेस है, तो ये ऑटोमेटिकली 2 मार्कर या 3 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। आप इसको प्रॉपर तरीके से बता के आएंगे। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि आपके लैंथेनॉइड्स में 4f ऑर्बिटल्स फिल्ड होते हैं, उनकी पुअर शील्डिंग की वजह से वैलेंस शेल तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगता है, तो उसकी वजह से साइज में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, उसे ही हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल्स द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड ड्यू टू विच देयर इज डिक्रीज इन साइज ऑब्जर्व्ड। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से क्या होता है, 4d 5d सीरीज़ के एलिमेंट्स का साइज सिमिलर रहता है। जिरकोनियम एंड हैफनियम डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन इनका साइज सेम क्यों है, क्योंकि आपके पास लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। इसके बाद लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज करता है, बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करता है। आपके लैंथेनम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक है दैन ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड LuOH होल राइज। तो यहाँ से 1 मार्कर का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। इसके बाद स्मॉल साइज डिफरेंस की वजह से जो लैंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लास्ट अगर हम बात करें तो फटाफट से अगर कोई बोले कि आपको एक्टिनॉइड्स एंड लैंथेनॉइड्स क्या शॉर्ट नोट बनाना है, 2 मार्कर में एक्टिनॉइड्स का आ जाए तो आप इससे बना सकते हो, लैंथेनॉइड का आ गया तो भी आप इससे बना सकते हो, 3 मार्कर में डिफरेंस पूछ लिया जाए तो भी आप इसी पार्ट से कर सकते हो। तो मैंने सबको समराइज़ करके इसी में बता दिया। लैंथेनॉइड को हम Ln से रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी बीच में डिफरेंसेस आप ज़रूर याद करके आएंगे। अगर सिर्फ एक्टिनॉइड्स का शॉर्ट नोट बनाना है तो इससे, लैंथेनॉइड का बनाना है इससे, डिफरेंसेस बनाना है तो दोनों का लिख के आना ज़रूर, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स है, बाय हार्टेडली आपको याद होना चाहिए। अगर हम बात करें लैंथेनॉइड्स की तो वो जनरली क्या दिखाता है बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, साथ में +2 +7 भी दिखा देता है। लेकिन एक्टिनॉइड्स की बात करें तो ये +3 +4 +5 +6 +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। इसके बाद लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसमें होता है, तो इसमें क्या होगा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एंड वी ऑल नो दैट एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है किससे, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने की टेंडेंसी कम है, इसमें ज़्यादा वेरिएबल्स ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है। इसके बाद ये ऑक्सोकेटाइंस नहीं बनाते, लेकिन एक्टिनॉइड ऑक्सोकेटाइंस बनाते हैं। एग्जाम्पल आप लिख लोगे UO2+2 यूरेनियम ऑक्साइड एंड PuO2 ये आपके क्या है, ऑक्सोकेटाइंस है। आपके लैंथेनॉइड्स जो होते हैं वो सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, एक्सेप्ट प्रोमीथियम, एंड एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। ये लेस बेसिक होंगे, ये ज़्यादा बेसिक होंगे। इसके बाद ये कलरलेस होंगे जनरली, और ये क्या होंगे, कलर्ड होंगे ड्यू टू FF ट्रांजिशंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ये बेटा PDF आपको मिल जाएगा। ये DNF ब्लॉक का 1 पेज वीडियो मैंने आपको बना के दिया। नेक्स्ट जो चैप्टर बेटा हमने करा था वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करा था, है ना। मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब आपके पास
दो या दो से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स आपस में मिलकर रह पा रहे हैं इजीली, तो वो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक डबल सॉल्ट होता है और दूसरा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। डबल सॉल्ट में कंप्लीट आयनाइजेशन देखने को मिलती है, सारे आयंस जो हैं अपना अपना बिहेवियर दिखा देते हैं, सारे आयंस पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चीज़ें प्रेजेंट है वो डिसोसिएट नहीं होती, सिर्फ काउंटर आयन का टेस्ट आता है। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में चीज़ें जो प्रेजेंट होती हैं वो आपका टेस्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी जो है वो रिटेन रहती है, लेकिन इसमें सारे एलिमेंट्स अपना क्या दे देते हैं, आपका आयनाइज करके टेस्ट दे देते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल आप मूर सॉल्ट ले सकते हैं, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट .6H2O, आयरन का भी टेस्ट मिलेगा, आयरन +2, आपको अमोनियम आयंस के भी मिलेंगे, सल्फेट आयंस के भी मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सारी एलिमेंट्स के आपके आयंस के टेस्ट आ जाएंगे। इस केस में आपको सिर्फ क्लोराइड का टेस्ट मिलेगा, कॉम्प्लेक्स जो स्फीयर में चीज़ें प्रेजेंट है उसका टेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, बीच में प्रेजेंट होता है सेंट्रल मेटल, उसके चारों तरफ लगे होते हैं लीगेंड्स। ठीक है, तो लीगेंड्स एक स्पेसिफिक नंबर में लगे होते हैं और नंबर ऑफ लीगेंड्स इज नॉट इक्वल्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, यू रिमेंबर दैट, है ना। ए जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है उसे काउंटर आयन बोलते हैं। नंबर एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लीगेंड्स। अगर ये मोनोडेंटेट है तो नंबर ऑफ लीगेंड्स जो है उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। अगर ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2n। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने करी थी डिटेल में। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट जो लिगेंड्स होते हैं वो लोएस्ट बेस की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं, अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, किसको, मेटल को डोनेट करते हैं। लिगेंड्स कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, 0 मतलब न्यूट्रल हो सकता है। एग्जाम्पल Cl- हाइड्रोक्साइड F-, ये क्या है, नेगेटिव लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स क्या हो गया, जैसे वाटर हो गया, कार्बोनिल हो गया। एंड इफ आई टॉक अबाउट द पॉजिटिव लिगेंड्स, आपका नाइट्रोसोनियम आयन, हाइड्रोजीनियम आयंस, ये क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं। हमने इसके बाद लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी। अगर आपके पास जो लिगेंड है उसमें एक ही डोनर एटम है एट अ टाइम तो वो मोनोडेंटेट लिगेंड है, अगर दो डोनर एटम है तो वो बाइडेंटेट लिगेंड है, और उससे ज़्यादा है तो वो पॉलीडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट के लिगेंड के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए, साइनाइड हो गया, वाटर हो गया। अगर हम बाइडेंटेट की बात करें तो इथिलीन डायमीन हो गया, ऑक्सलेट हो गया। ठीक है, पॉलीडेंटेट की बात करें तो मोस्ट कॉमनली इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट EDTA4- होता है, ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर में या 2 मार्कर में क्वेश्चंस पूछ सकता है फ्रॉम एम्बीडेंटेट लिगेंड। रिमेंबर, जो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो मोनोडेंटेट लिगेंड ही होते हैं, है ना, बताया था ना। मोनोडेंटेट लिगेंड्स विच हैव मोर देन 1 डोनर साइट्स होंगे मोनोडेंटेट, एक टाइम पर एक ही एटम से डोनेशन होगा। जैसे साइनाइड में या तो कार्बन से डोनेशन करवा लो या फिर नाइट्रोजन से करवा लो, एक टाइम पर एक ही डोनेशन होना चाहिए। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स आर पॉलीडेंटेट, नो, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स आर मोनोडेंटेट विद 2 डिफरेंट डोनर एटम्स। एग्जाम्पल साइनाइड हो गया, थायोसाइनाइड हो गया, नाइट्राइट हो गया, नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग कर सकता है, ऑक्सीजन से भी बॉन्डिंग कर सकता है। नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट कीलेटिंग लिगेंड्स, जो आपके पास बाइडेंटेट पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं जब वो मेटल के साथ मोर देन 1 बॉन्ड्स बनाता है। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर मेटल लिगेंड्स के बीच में अगर बन रहा है तो उसे ही हम कीलेट रिंग बोलते हैं, और उस लिगेंड को कीलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। कीलेटिंग लिगेंड जो होते हैं वो मोनोडेंटेट नहीं हो सकते, इट कैन बी बाइडेंटेट और इट कैन बी पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, है ना। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सलेट में COO एंड COO2-, C2O4 2- होता है, तो एक ऑक्सीजन ने इधर डोनेट करा, इसी के लिगेंड ने दूसरे डोनेशन से मेटल के साथ जब बॉन्डिंग करी तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, तो इसे हम कीलेट रिंग बोलते हैं। और कीलेशन की वजह से कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्सेस में स्टेबिलिटी आती है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद
जो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो पहली थ्योरी आई थी, जल्दी से इन द कमेंट सेक्शन आप मुझे बताएंगे जो पहली थ्योरी आई थी वो कौन सी थी जिसने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के नेचर को एक्सप्लेन करा, बॉन्ड्स के नेचर को एक्सप्लेन करा, तो वो हमारी थी वर्नर थ्योरी। वर्नर ने दो बातें बोली थी, कौन सी बोली थी कि आपके जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं, जल्दी से बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। वो दो टाइप की वैलेंसीज कौन कौन सी थी? एक थी प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी थी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मेटल के ऊपर वो प्राइमरी वैलेंसी होती है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मेटल का वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो अगर आपसे 2 मार्कर में 3 मार्कर में डिफरेंस पूछ ले तो आप लिख पाएंगे? मैंने लिख दिया है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे और आप भी अपने लिए अपने पेपर में लिख के आएंगे, ठीक है। ओके, फर्स्ट वन टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्ड told about 2 types of valency, primary and secondary। जो प्राइमरी होती है वो आयनाइजेबल होती है, ये नॉन आयनाइजेबल होती है, ये नॉन डायरेक्शनल होती है, ये डायरेक्शनल होती है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। इसको हम जब रिप्रेजेंटेशन, जब प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो प्राइमरी वैलेंसी को डॉट 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 लाइन से दिखाते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को हम सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है वो सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम वर्नर थ्योरी में पढ़ चुके। इसके बाद जो 5th टॉपिक हमने पढ़ा था वो आयुपैक नॉमेनक्लेचर का था। डेफिनेटली यहाँ से 1 मार्कर क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। आयुपैक नॉमेनक्लेचर में जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम पॉजिटिव स्पीसीज़ की बात करते हैं, उसी के बारे में लिखते हैं, और फिर नेगेटिव स्पीसीज़ के बारे में लिखते हैं। तो इस केस में इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, फिर हेक्सासाइनाइडो, फिर 8 आएगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के लास्ट में 8 ज़रूर लिखना, फिर 8 बन जाएगा ये, और उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आप उसका रोमन नंबर में ब्रैकेट में लिख देना। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, सो दिस इज टेट्रा कार्बोनिल निकल, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो भी लिख के आने, निकल के आगे 0 ज़रूर लिख के आना। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल होता है या पॉजिटिवली चार्ज होता है तो आपका मेटल एज इट इज़ लिखा जाता है, 8 नहीं लगाते लास्ट में। जैसे इस केस में इसका नाम हो जाएगा हेक्साअमीन कोबाल्ट, दैट्स इट। 3 उसका चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, और थोड़ी स्पेस के बाद आप क्लोराइड लिखते हैं, ठीक। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोमर्स क्या होते हैं? Isomers are those compounds which have same molecular formula but actually they are different compounds। उनके physical and chemical properties different होती है। आइसोमर्स 2 प्रकार के पढ़े थे, एक स्टीरियो आइसोमर पढ़ा था और एक स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ा था। स्ट्रक्चरल आइसोमर में स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस था, लेकिन स्टीरियो आइसोमर में स्ट्रक्चर तो सेम था, लेकिन उसमें जो स्पेशल अरेंजमेंट्स है, स्पेस में अरेंजमेंट्स है लिगेंड्स की, वो डिफर कर रहा था, ठीक है। इसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट, हमने सारे केसेस कवर करे थे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमने आयनाइजेशन आइसोमर्स पढ़ा, जिसमें आयन्स जो हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट आयनाइज होंगे। अगर इस कॉम्प्लेक्स का आयनाइजेशन आइसोमर आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे? इसका आयनाइजेशन आइसोमर हमें लिखना है तो CONH3 Cl को अंदर भेजेंगे, एक Br जो है वो बाहर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर Cl माइनस का टेस्ट देगा, वहाँ से Br माइनस का टेस्ट मिलेगा। एक्वा सॉल्यूशन में 2 डिफरेंट आयंस मिल रहे हैं। इसके बाद लिंकेज आइसोमर्स कब होते हैं? जब आपके पास एम्बिडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसको ONO करके लिख दूँ तो वो उसका लिंकेज आइसोमर बन जाएगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कब होते हैं? जब 2 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, पॉजिटिव पार्ट भी नेगेटिव पार्ट भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है, लिगेंड का एक्सचेंज होता है। हाइड्रेट आइसोमर्स कब बनते हैं? जब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं और काउंटर आयंस अंदर आते हैं, तो वेरियस जो कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो उसे हम हाइड्रेट आइसोमर्स बोलते हैं। तो ये सारे हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में पढ़ा था। इसके बाद आपके पास स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स जिनमें स्पेस में अरेंजमेंट अलग होती है। 2 ही प्रकार के पढ़े थे, एक ज्योमेट्रिकल पढ़ा था और एक ऑप्टिकल पढ़ा था। ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस पढ़ा था और एक फैक्मर पढ़ा था। सारे केसेस करे थे हमने, पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नहीं दिखाते।
ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी? MA4 टाइप के अगर स्क्वायर प्लेनर होंगे तो वो नहीं दिखाएंगे, सारे लिगेंड्स जो है वो सेम है तो वो नहीं दिखाएंगे। MA3B टाइप का कॉम्प्लेक्स भी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। MA2B2 टाइप में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल सकता है। आपके BB 90 के एंगल पे होगा तो वो सिस होगा, 180 के एंगल पे होगा तो वो ट्रांस होगा। इसके बाद MABC2 टाइप में C2 180 पे होगा तो वो ट्रांस होगा, 90 पे होगा तो वो सिस होगा, इसमें भी देखने को मिलेगा। एंड MABCD टाइप मतलब चार के चारों लिगेंड्स अलग हैं तो भी उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिला था। कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स थे? 3। ए के सामने B, ए के सामने D, ए के सामने C भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तो MA6 टाइप नहीं दिखाएगा, MA5B टाइप भी नहीं दिखाएगा। MA4B2 टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। BB 180 पे हो सकता है और 90 पे हो सकता है। इसके बाद MA3B3 टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो फैक्मर आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? जहाँ पे दो डिफरेंट आइसोमर्स जो बनते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के। और ऑप्टिकल आइसोमर्स वो वाले कॉम्प्लेक्सेस दिखाते हैं जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। तो बेसिकली जो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। तो आपके जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस थे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहे थे क्योंकि उनमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री थी। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोई नहीं दिखाता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट चारों के चारों लिगेंड्स अलग हो। 4 लिगेंड्स अलग होंगे तो ही वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दिखाएगा, वो अदरवाइज नहीं दिखाएगा। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 टाइप में आपके MABCDEF टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस थे वो दिखाएंगे। मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो वाले कॉम्प्लेक्सेस दिखाएंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 6 के 6 लिगेंड्स अलग हो या फिर जो बाइडेंटेट लिगेंड्स लगे हो उनमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। एंड एक बाइडेंटेट लिगेंड एंड 2 डिफरेंट मोनोडेंटेट लिगेंड्स लगे हो तो इसमें भी देखने को मिलता है। लेकिन स्पेसिफिकली हमने देखा था इसका सिस फॉर्म में ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। तो अगर मेरे पास एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, एक नहीं, हाँ दो, यहाँ पे 2 आएगा बेटा। ये हमारे पास बेटा क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड। और मैं इसका ये वाला बना रही हूँ सिस फॉर्म, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। अगर ट्रांसफॉर्म B को ऊपर भेज देती और A को नीचे लगा देती तो ट्रांसफॉर्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, वर्नर के बाद जो आई थी वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला था? जो मेटल प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्सेस में उनके पास खाली ऑर्बिटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? हाइब्रिडाइज करते हैं। उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या डाला जाता है? लोन पेयर डाला जाता है थ्रू अ लिगेंड। तो मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड लिगेंड के ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये किसने बोला था? VBT ने बोला था, जिसमें वैलेंस जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इट कैन बी N-1D, NS, NP, ND ऑर्बिटल्स ऑल्सो जो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप और ऐड कर सकते हो। अच्छा, इसमें है एडेड ND ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो VBT की अगर डिफाइन वगैरह लिखनी आ जाए तो आप कर लोगे, है ना, कर लेंगे ना हम। इसके बाद ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स करे थे। फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमने निकल Cl4 निकल साइनाइड 4 साइनाइड एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड, पेयरिंग करवा देगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। DsP2 होता है तो स्क्वायर प्लेनर होता है। अगर Cl4- है तो ये वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जाएगी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसमें हमने एक निकल CO4 भी पढ़ा था। इसका स्ट्रक्चर क्या था एवरीवन? टेट्राहेड्रल। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी एवरीवन? sp3 थी, ठीक है। इसके बाद FeF6 3- में फ्लोराइड एक्ट्स एज अ वीक फील्ड लिगेंड, है ना, तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन शेप क्या रहेगी? ऑक्टाहेड्रल भी।
अगर हम बात करें क्रोमियम के साथ अमोनिया 6 लगे हुए, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है, अमोनिया पेयरिंग करवा देता है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जाएगी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन जो ज्योमेट्री रहेगी वो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। तो ये 5 केसेस हमने VBT में कवर करे थे, तो मैंने उसको एक टेबल के फॉर्म में आपको लिख के दे दिया, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे थे इन कॉम्प्लेक्सेस में मैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिल रहा था। अगर मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला न्यू इज इक्वल्स टू √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखना, कार्बन डोनर्स की जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं, नाइट्रोजन भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, फिर ऑक्सीजन एंड हैलोजन जो पीछे वाले होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। ये सारे आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। CO इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, फिर साइनाइड, नाइट्राइट, इथिलीन, डायमीन, अमोनिया, EDTA4- एंड देन ये सब नाइट्रोजन डोनर, कार्बन डोनर्स के बाद वाटर आता है, हाइड्रोक्साइड आता है, ऑक्सलेट आयंस आता है, फिर आपके पास क्या स्टार्ट होता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। हाइड्रोक्साइड के बाद फ्लोराइड होता है, फिर इस तरीके से डिक्रीज करता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद रखना है कोई भी मेटल अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आप लाइन किस पे लगाओगे? अमोनिया पे। अमोनिया से जितने भी आगे है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पीछे वाले वीक फील्ड लिगेंड का काम करेंगे। तो मेटल +2 में वाटर जो है वो वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा, वो पेयरिंग नहीं करेगा। इसके बाद अगर +3 कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट ऑनवर्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं उसमें वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। इसके बाद पीछे वाले वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे, कब? जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। आयरन +3 है तो आयरन कोबाल्ट से पहले आता है, उसमें वाटर वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा अगर आयरन +3 है तो, लेकिन कोबाल्ट +3 है तो उसमें वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको ट्रिक समझाई थी, मैंने आपको रिवाइज भी करवा दी। नेक्स्ट आपका फिर क्या आया था? CFT आया था। CFT क्यों आया था? क्योंकि VBT की कुछ लिमिटेशंस थी। तो क्या क्या लिमिटेशंस थी VBT की? फटाफट से अगर लिखने को आ जाए तो VBT ने बहुत सारे अजम्पशंस करे थे अपने उसमें, उसके बाद इसने कोई क्वान्टिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं दी थी मैग्नेटिक फील्ड की, ना ही उसने कॉम्प्लेक्सेस की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी पे कमेंट करा था, और ना ही उसने आपके कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस क्यों होते हैं वो एक्सप्लेन करा था। तो इसको समझाने के लिए कौन आया? CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई। सिंपल सी बात है, आपकी VBT कहती है कि ओवरलैपिंग होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है और फिर लिगेंड्स डोनेट करते हैं। तो लेकिन CFT कहती है कि मेटल एंड लिगेंड में प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। मेटल को पॉजिटिव आयन मान के चलो, लिगेंड को नेगेटिव आयन मान के चलो, जो न्यूट्रल लिगेंड है उसको डाइपोल मान के चलो, जो मेटल के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दिखा रहा है, और उनकी फील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पर स्प्लिटिंग होगी। अगर लिगेंड सारे सिमेट्रिकल आ रहे हैं तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन अनसिमेट्रिकली आ रहे हैं तो आपकी डिजेनरेसी ब्रेक होगी। तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। द इंट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड वो कंसिडर टू बी प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, मेटल वो कंसिडर टू बी पॉजिटिव आयन एंड लिगेंड्स वो कंसिडर टू बी नेगेटिव आयन और अ डाइपोल, ठीक है। अंडर सिमेट्रिकल कंडीशंस आपकी डिजेनरेसी मेंटेन रहती है, लेकिन अनसिमेट्रिकल कंडीशन में डिजेनरेसी जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं, डी ऑर्बिटल्स ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे। अब डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल की बात करें तो वो एक्सियल भी होते हैं और नॉन एक्सियल भी होते हैं। एक्सियल ऑर्बिटल्स में dx² - y² और dz² आते हैं, और नॉन एक्सियल में dxy, dyz, dzx आते हैं, ठीक। अब लिगेंड अगर एक्सिस से अप्रोच करेगा तो आपके जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें रिपल्शन राइज होगी, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में जो लिगेंड्स हैं वो एक्सिस से अप्रोच करते हैं तो एक्सियल ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती है, नॉन एक्सियल की एनर्जी गिरती है। तो अगर हम बात करें स्प्लिटिंग डायग्राम में, फ्री मेटल आयन है, जब लिगेंड दूर था तो मेटल को लगा कि भाई लिगेंड्स आ रहे हैं लेकिन वो सिमेट्रिकल फील्ड आ रहे हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ गई। लेकिन एक्चुअली में जब मेटल के साथ 6 लिगेंड्स जुड़े तो ये तो सिमेट्रिकल फील्ड नहीं है ना। जैसे
आपके यहाँ पर कोई लिगेंड नहीं आ रहा, ना ही यहाँ पर कोई लिगेंड आ रहा, कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन से ही लिगेंड्स आ रहे हैं, चारों तरफ से बराबर बराबर नहीं आ रहे हैं। 6 लिगेंड्स आए हैं, दैट टू विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन से लिगेंड्स आए हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक्सियल से लिगेंड आए हैं, तो एक्सियल ऑर्बिटल्स जिन्हें हम ईजी ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं, उनकी एनर्जी राइज कर जाती है। और जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स dxy, dyz, dzx, इनकी एनर्जी कम हो जाती है। इनको हम T2G सेट बोलते हैं, उसको हम EG सेट बोलते हैं। जो ये स्प्लिटिंग है इसे ही हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। बीच में बेरी सेंटर प्रेजेंट होता है, जो एनर्जी गिरती है वो -2/5 डेल्टा नॉट से गिरती है और बढ़ती है तो +3/5 डेल्टा नॉट से बढ़ती है। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग डायग्राम 5 मार्कर से पूछा जा सकता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जो लिगेंड्स होते हैं उनके अंदर सर्टेन पेयरिंग एनर्जी होती है। अगर डेल्टा नॉट और पेयरिंग में पेयरिंग एनर्जी कम है तो लिगेंड्स पेयर अप करेंगे, वो नीचे इलेक्ट्रॉन्स को डालेंगे, ईजी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब अब वो पेयरिंग नहीं कर सकते हैं, अभी इलेक्ट्रॉन को ऊपर ही डालना पड़ेगा, तो आपका वो वीक फील्ड लिगेंड बोला जाता है। अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा कर दी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्प्लिटिंग कम कर दी तो वीक फील्ड बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका स्प्लिटिंग डायग्राम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं वो नॉन एक्सियल पोजीशन से अप्रोच करते हैं। तो नॉन एक्सियल वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स थे, वो ऊपर जाएंगे और एक्सियल वाले नीचे आएंगे। जो ऊपर जाते हैं इन्हें हम T2 बोलते हैं और नीचे आते हैं तो इसे हम E ऑर्बिटल्स बोलते हैं। नीचे गिरेंगे -3/5 डेल्टा T से, ऊपर जाएंगे तो 2/5 डेल्टा T से, दोनों बीच का डिफरेंस डेल्टा T बोला जाता है। अगर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है तो स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल लिखते हैं, एंड अगर ऑक्टाहेड्रल है तो डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा T किसके बराबर होता है? 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट के बराबर होता है। टेट्राहेड्रल में बहुत छोटा होता है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के कंपैरिजन में टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कम होती है, तो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। टेट्राहेड्रल के केसेस में कभी भी पेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको सब समझ आ गया हो। मैंने आपको सारा समझा दिया है। आप ये रिविज़न डेली बेसिस पर करेंगे, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। इसकी PDF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। और अब मेरी जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है, तो क्या आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क करी है? जल्दी से जाइए। आज हम करने वाले हैं फिज़िकल केमिस्ट्री ऑल्सो, तो जाइए सेशन को लाइक करके आइए, अपनी अटेंडेंस मार्क करके आइए एंड बी रेडी विथ फिज़िकल केमिस्ट्री इन 1 शॉट। ये आपका महासंग्राम रहेगा।